पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। आज की वीडियो में हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी को भी इंडियन पॉलिटी में कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट वगैरह है या कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम चैनल डाला हुआ है। तो व्हाट्सअप में मुझे कोई भी टेक्स्ट कर सकते हैं कोई भी टॉपिक पे। हम ट्राई करेंगे कि उस टॉपिक पे हम वीडियो अपलोड करें और बहुत ही ईजी वे में आपको समझा सकें। और टेलीग्राम पे हमने अपना टेलीग्राम चैनल पे हम नोट्स वगैरह अपलोड करेंगे, तो आप वहाँ जाके नोट्स वगैरह देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, जिसको हम मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसलिए क्योंकि मोंटेग्यू उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे और क्लेम्सफोर्ड उस टाइम के वाइसरॉय, इसलिए इसका एक्ट का नाम ये है। जैसे हमने बाकी वीडियोस में पॉइंट वाइज कवर किया है, तो इसको भी हम पॉइंट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका बैकग्राउंड, कि ऐसा क्या हुआ मतलब जिसके उससे एक्ट आया। तो बेसिकली क्या हुआ, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जो कि एंड हुआ 1918 में जाके। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर के जो बीच में इंडियंस ने ब्रिटिश को पूरा सपोर्ट वगैरह किया, तो हर चीज़ से सपोर्ट किया। तो इंडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनकी जो कुछ मांगे हैं वो डिमांड्स को वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद सुने। तो इंडियंस की जो डिमांड थी बेसिकली वो 1916 में जाके डिसाइड हुई, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलके एक सेशन किया, और वहीं लखनऊ पैक्ट भी साइन हुआ दोनों के बीच 1916 में। और 1917 में मोंटेगू जो थे वो यहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए, ब्रिटिश इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए, जिनने अगस्त डिक्लेरेशन पास किया पार्लियामेंट में, जिसमें ये लिखा था बेसिकली कि जो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना चाहती है। मेनली उसमें अगस्त डिक्लेरेशन में ये लिखा था। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी ये हुआ करती थी कि वो इंडियन का ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहती है जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में, लेकिन अब उनकी मेन पॉलिसी थी कि वो मतलब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना चाहती है इंडिया में। तो ये इसका बैकग्राउंड था, जिसके उससे 1918 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। उसके बाद 1919 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया। तो ये पहला एक्ट ऐसा था जिसमें प्रियम्बल इंट्रोड्यूस हुआ, और प्रियम्बल में भी बेसिकली यही लिखा हुआ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना चाहती है। तो यही इसका पहला पॉइंट था बैकग्राउंड में। और दूसरा पॉइंट हम इसका देखते हैं, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कंट्रोल अभी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में था, लेकिन जो लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग, उसमें इनकी डिमांड्स थी वो ये थी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, लेकिन उसकी सैलरी दी जाती थी इंडियन फंड्स से। तो यहाँ पे इंडियंस चाहते थे कि जो उसकी सैलरी है वो इंडियन फंड से क्यों दी जाती है, वो उसको ब्रिटिश फंड से देना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो बेसिकली दो फंक्शन करता है, एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल करता है, दूसरा वो फंक्शन करता है एज एजेंसी वर्क करता है इंडिया के लिए। तो जो एजेंसी वर्क करता है इंडिया के लिए, उसी लिए उसको इंडियन फंड से सैलरी दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई बॉडी इस्टेब्लिश की, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, जो कि अब एजेंसी वर्क देखती थी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्क देखता था, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी अब ब्रिटिश फंड से जाती थी और हाई कमिश्नर की सैलरी लेकिन इंडियन फंड से ही जाती थी। तो यहाँ पे कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट में ये चेंज हुआ। थर्ड पॉइंट है इसका एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में देखा था हमने, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते थे उसमें एक ही इंडियंस हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे अब 3 मेंबर मतलब इसको 1 से लेकर 3 मेंबर कर दिया गया। मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर्स होंगे वो 3 इंडियंस होंगे और 3 मतलब कोई भी हो सकते हैं बाहर के। तो मतलब टोटल 6 ही थे अभी भी, लेकिन यह है कि इंडियंस को 1 से बढ़ा के 3 कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन में ये चेंज हुआ। और इसका फोर्थ पॉइंट है सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में जो सेंट्रल लेजिस्लेचर उसमें फंक्शन जो करते थे, एक तो होता था वाइसराय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और दूसरा था एडिशनल मेंबर्स। ये दोनों मिलकर एक मिनी पार्लियामेंट फॉर्म करते थे, और एडिशनल मेंबर्स की संख्या होती थी 16 to 60, और वो भी ऑफिशियल्स नॉन ऑफिशियल्स होते थे। और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो डिमांड रखी गई, मतलब जो इंडियंस ने डिमांड रखी थी 1916 में, वो डिमांड ये थी कि जो एडिशनल मेंबर्स हैं उनकी जो संख्या है
उनको बढ़ाया जाए, मतलब उनको 145 समथिंग किया जाए, जिसमें से कि आधे होने चाहिए इंडियंस, और जो आधे इंडियंस हैं उसमें से भी 1/3 होने चाहिए मुस्लिम। तो ये इंडियंस की डिमांड थी। और उनकी डिमांड एक और थी कि जो टर्म है उसको बढ़ा के 5 साल किया जाए। ये दोनों टर्म थी। तो आप देख लेते हैं हम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया उसमें क्या ये डिमांड मानी गई या क्या चेंज हुआ। तो बेसिकली जब ये एक्ट आया तो उसमें क्या किया गया, सेंट्रल लेजिस्लेचर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। बेसिकली 2 हाउस में डिवाइड कर दिया गया, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस। लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ, और अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स होते थे 145 और काउंसिल ऑफ स्टेट में मेंबर होते थे 62। लेजिस्लेटिव असेंबली को भी फर्दर 2 उसमें डिवाइड किया गया, 2 उसमें डिवाइड किया, एक इलेक्टेड एक नॉमिनेटेड। इलेक्टेड होते थे 104 और नॉमिनेटेड होते थे 41। नॉमिनेटेड को फर्दर डिवाइड किया गया ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल में। ऑफिशियल होते थे 26, नॉन ऑफिशियल होते थे 15। और जो इलेक्टेड थे लेजिस्लेटिव असेंबली के लोअर हाउस के, वो बेसिकली अलग अलग कैटेगरी से आते थे। जैसे कि 52 आते थे जनरल से, 30 मुस्लिम, 9 यूरोपियंस, 7 आते थे लैंडलॉर्ड्स, 4 इंडियन कॉमर्स से और 2 सिख कम्युनिटी से। तो ये था लेजिस्लेटिव असेंबली में चेंज। और दूसरा है इसका काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको अपर हाउस बोलते हैं। तो इसमें क्या था, इसमें भी 2 टाइप में थे, एक नॉमिनेटेड एक इलेक्टेड। तो नॉमिनेटेड जो थे उनकी संख्या थी 27, इलेक्टेड जो थे उनकी संख्या थी 33। और जो नॉमिनेटेड थे फर्दर डिवाइड थे ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल में, जिनकी संख्या 17 थी ऑफिशियल की, नॉन ऑफिशियल की थी 10। और जो इलेक्टेड थे वो भी फर्दर अलग अलग कैटेगरी से आते थे। जैसे 15 आते थे जनरल से, 11 मुस्लिम, 3 यूरोपियंस, 3 आते थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ बॉम्बे, बंगाल और बर्मा के चैम्बर से आते थे, और एक सिख कम्युनिटी से आते थे। तो यहाँ पे 2 हाउस बना दिए गए बेसिकली, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। लोअर हाउस को जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और यहाँ पे लोअर हाउस का जो टर्म रखा गया लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो था 3 साल, 3 ईयर। और जो काउंसिल ऑफ स्टेट था अपर हाउस, उसका टर्म रखा गया 5 साल। और अगर कोई भी बिल जो इंट्रोड्यूस होता था तो उसको दोनों हाउस से पास होना पड़ता था, तभी जाके वो एक्ट बनता था। अगर वो और यहाँ पे ये भी सिचुएशन रखी गई थी, अगर मान लो एक बिल एक हाउस से पास हुआ दूसरे से नहीं हुआ, डेडलॉक हो गया, तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए 3 चीज़ें बनाई गई थी यहाँ पे। एक तो जॉइंट कमेटी, दूसरा जॉइंट कॉन्फ्रेंस और तीसरा जॉइंट सीटिंग। तो यहाँ पे 3 चीज़ के प्रावधान था कि अगर डेडलॉक हो जाता है किसी भी बिल को पास करने में, तो ये 3 चीज़ों के इसमें मतलब वो बिल पास हो जाएगा उसके बाद। तो इसको हमने, इसका पहला पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।